ओके तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो डेली डोज का आज हमारा 17 डे है, ठीक है। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं और जनरली आज का जो क्वेश्चन है वो एफएम पे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत आपके पास एफएम फ्लूइड से रिलेटेड नॉलेज है तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैं ज़्यादा हाई लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ और ज़्यादा लो भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल या एज ए इंजीनियर आप हो, आप किस कौन सी ईयर में वो डिपेंड नहीं करता। थोड़ा इंजीनियरिंग वाला सोच हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ है मैं ये भी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस टाइप का लेवल क्वेश्चन करा रहा हूँ। सबसे पहला ही क्वेश्चन देखिए, एसएससी जेई 2007 का क्वेश्चन है ये। जरूरी नहीं है मैं पूरे लेक्चर में एसएससी जेई के ही क्वेश्चन कराऊँ, मैं गेट की भी क्वेश्चन उठाता हूँ, आरआरबी का भी क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है। टेक्निकल है, सब बराबर आता है, कोई छोटा बड़ा क्वेश्चन नहीं होता। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बल्क मॉडुलस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलास्टिसिटी। तो आप पहला ही चैप्टर जब पढ़ोगे एफएम का, स्टैटिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स, उसी में हमारा बल्क मॉडुलस, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन आता है ना। क्या रहता है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके, के की वैल्यू ऐसे ही होता है ना कुछ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, यही है हमारा। तो आप इसको रिलेशन में आप और रिलेशन करोगे तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डज नॉट इंक्रीज विथ प्रेशर, is large when fluid is more incompressible, is independent of pressure and viscosity। चलिए ठीक है, देखिए K is equal to स्ट्रेस, प्रेशर अपॉन एरिया। स्ट्रेन को हम वैसे ही रख रहे हैं, E को स्ट्रेन से बताते हैं, स्ट्रेस को हम ये रो से, ठीक है। तो प्रेशर अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया, स्ट्रेन को हम वैसे ही लिखे हैं, ये मॉडुलस इलास्टिसिटी। क्लियर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन केस ऑफ कोई भी प्रोसेस ले ले। और इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस देखोगे तो एडियाबैटिक में हमें पता है पीवी पावर गामा आता है, तो गामा पी के इक्वल हो जाएगा। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि इंक्रीज बल्क मॉडुलस इंक्रीज विथ अ प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जैसे इंक्रीज करेगा बल्क मॉडुलस भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आरबी जेई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं सारे ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बस दो ऑप्शन दिया हूँ, बताओ क्या आंसर होगा, और भी ऑप्शन क्यों टाइम वेस्ट करूँगा, ठीक है। नाउ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू, जनरली विस्कोसिटी की बात कर रहा है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू विस्कोसिटी, ओके, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं, ये फार्मूला है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जनरली फार्मूला हमारा क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, और इसको हम म्यू से भी दिखाते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, ठीक है। तो विस्कोसिटी का फॉर्मूला, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ओके गाइस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, देखो क्वेश्चन 3 जो है, इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो एफएम के क्वेश्चंस में करा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स जानना बहुत जरूरी है, तो मैं आपको अभी इसी लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू, ये मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद मैं 2-3 टर्म बताऊंगा या मैं बता ही देता हूँ। देखो जनरली डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। इतना क्लियर है। अब इसी में देखना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास, अगर इसमें हम जी का मल्टीप्लाई कर दें या वेट के टर्म में लिखें, या ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट क्या होगा, mg अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम रो जी,
क्लियर है? एक फॉर्मूला हमको आपको ये याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वेट डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होगा, या फिर आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ठीक है, नो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो जाता है, एक आता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, नॉर्मल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को ओके, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम अपॉन मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मास, इसको हम 1 अपॉन डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये आपको 1 2 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? नाउ अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है फॉर लिक्विड के केस में, फॉर एयर के केस में। तो फॉर लिक्विड के केस में डेंसिटी ऑफ वेट डेंसिटी, ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होगा वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है? फॉर लिक्विड के लिए वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, और फॉर गैस के लिए वेट डेंसिटी ऑफ ओके, फॉर गैस के लिए कोई भी गैस ले लो, फॉर गैस के लिए वेट डेंसिटी ऑफ दैट गैस अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ एयर। क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो लिक्विड की बात कर रहा है, लिक्विड हम कोई भी यूज कर सकते हैं, तो किसी भी लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछे, किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे, तो आपका उस क्या करना, उस लिक्विड की वेट डेंसिटी निकाल लेना, उसको डिवाइड कर देना वाटर के वेट डेंसिटी से, ठीक है? वेट डेंसिटी कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से। क्लियर है? बच गया अभी तो ओके। नाउ फॉर गैस के लिए किसी भी गैस की वेट डेंसिटी निकालना हो, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो, तो उस गैस की वेट डेंसिटी निकाल लो इस फॉर्मूले से, और जो एयर नॉर्मल एयर का जो वेट डेंसिटी होता है उससे डिवाइड कर दो तो ये निकल जाएगा। तो ये था कुछ बेसिक्स। क्लियर है? यूनिट का बात करें तो यहाँ मास केजी, ये वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, जनरली इसी का यूनिट आप याद रखो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ना अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, SSC 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट बी satisfy continuity equation, Pascal's equation, Newton's laws of viscosity, boundary layer of theory। Pascal's law क्या था? प्रेशर बोलता है Px Py इज इक्वल टू Pz। कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल इस टैंक के अंदर कोई बॉडी है, तो इस बॉडी के ऊपर जो x डायरेक्शन से, y डायरेक्शन से और z डायरेक्शन जो भी प्रेशर्स लगेगा उस बॉडी पे, दैट ऑल आर इन इक्वल अमाउंट, ठीक है? इसको ये था हमारा पास्कल्स लॉ। तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा? हम फ्लो की बात कर रहे हैं, जब भी हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, फ्लूइड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम किसी फ्लूइड की फ्लो की बात कर रहे हैं, तो कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसके लिए कोई इक्वेशन आपको दिया गया हो, तो वो इक्वेशन तब तक हम नहीं कहेंगे कि वो इक्वेशन उस फ्लूइड का है। फॉर एग्जाम्पल कोई इस मैनर में हमारा कोई फ्लूइड मूव हो रहा है, ठीक है? इस मैनर में कोई फ्लूइड मूव हो रहा है, उसका किसी ने इक्वेशन दे दिया कुछ mx प्लस cy प्लस z, ऐसा कुछ इक्वेशन, तो हम नहीं कह सकते कि ये इक्वेशन इसी फ्लूइड का है। तो अगर कहना है इस फ्लूइड का ये इक्वेशन है, तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो सेटिस्फाई करेगा, तब कह सकते हैं। कर गया तो हम कहेंगे यस ये फ्लो का ये इक्वेशन है। तो किसी भी फ्लो का, आइडियल फ्लो का, अगर फॉर अ फ्लूइड के केस में अगर वो कोई सेटिस्फाई हो, तो फॉर दिस कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी होगा, किसी भी इक्वेशन को। फ्लूइड जब भी फ्लो होगा, ऐसे कोई भी टॉपिक है फ्लो का, तो कोई भी क्वेश्चन मिले उसको तुरंत कंटिन्यूटी इक्वेशन से, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dy प्लस dw अपॉन dz, ये है कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। 3D में 2D की बात करेंगे तो ये वाला पार्ट मिटा दो, u अपॉन x और v अपॉन y रहेगा, वेयर u, v एंड w इज अ वेलोसिटी, u वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, v वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, w वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। क्लियर है? ये सब इज इक्वल टू 0 होगा, दैट इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बल्क मॉडुलस k ऑफ द फ्लूइड? ये गेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये गेट 2014 में पूछा गया था, ठीक है? ये क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बल्क मॉडुलस k ऑफ द फ्लूइड? 1 अपॉन रो dp अपॉन d रो, सेकेंड ऑप्शन रो d रो अपॉन dp,
और रो dp अपॉन डी रो। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसके लिए तो आपको पता होना चाहिए फार्मूला, जाहिर सी बात है। तो एक ज़्यादा हार्ड टफ फार्मूला नहीं है, नॉर्मल फार्मूला है। देखिए जो बल्क मॉडुलस होता है वो 1 अपॉन बीटा होता है। यहाँ पे बीटा क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइड की कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम कहते हैं बीटा से डिनोट करते हैं, और वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो क्या होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड? कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड इज माइनस dv dp dv अपॉन v, माइनस dv अपॉन v, ओके, अपॉन p। क्या हुआ ये फॉर्मूला? dv अपॉन v का अपन क्या, ये स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात कर रहा है तो कोई चीज कॉम्प्रेस तो होगी, तो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। ये जो फॉर्मूला है dv अपॉन v, ये बता रहा है कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहा है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन को ई से दिखाते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये होता है ना स्ट्रेन का फॉर्मूला, dl अपॉन l, ये होता है स्ट्रेन का फॉर्मूला। तो स्ट्रेन का इन केस ऑफ लेंथ, इन केस ऑफ वॉल्यूम dv अपॉन v, माइनस का साइन, माइनस जो साइन है, माइनस साइन का मतलब क्या है? कॉम्प्रेस हो रहा है अपॉन प्रेशर, इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब आप कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे तो मास विल बी कांस्टेंट, क्योंकि जितना अंदर आता है उतना ही बाहर जाएगा, तो मास इज कांस्टेंट। ठीक है, तो मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी और वॉल्यूम विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो रो ओके dv प्लस v d रो इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, तो dv अपॉन v माइनस में चला जाएगा, dv अप माइनस dv अपॉन v d रो अपॉन रो। ये इक्वेशन क्लियर है। और इस इक्वेशन को पुट कर दीजिए। अब देखो माइनस dv अपॉन v मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो बीटा इज इक्वल टू d रो अपॉन रो dp। क्लियर है, इतना ठीक है। बीटा की वैल्यू आ गई, बट बीटा क्या है? बल्क मॉडुलस का 1 अपॉन बीटा। तो 1 अपॉन बीटा क्या हो जाएगा? बल्क मॉडुलस, ये हो जाएगा रो dp अपॉन d रो। कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? तो ऑप्शन दिस, यस, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। कैसे किया समझ में आ गया? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी ऑफ फ्लूइड। कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। जैसे जैसे हम प्रेशर चेंज करेंगे, क्या मतलब है कॉम्प्रेसिबिलिटी का? जैसे जैसे हम प्रेशर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर चेंज करेंगे, वॉल्यूम कॉम्प्रेस भी, आपका फ्लूइड क्या होगा? कॉम्प्रेस भी होगा। तो फ्लूइड कॉम्प्रेस हो रहा है, डेट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज। तो क्या हो गया? डेट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन, क्योंकि भाई उसको आप किसी चीज को भी करोगे तो स्ट्रेन तो होगा ही उसमें, क्योंकि लेंथ चेंज होता है, वैसे ही वॉल्यूम के साथ भी होता है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अपॉन चेंज इन प्रेशर के चेंज होने के कारण दैट्स कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। और हम जानते हैं मास के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन देखा जाए तो मास इज कांस्टेंट। तो रो वी हमने डेरिवेशन किया और वैल्यू पुट की तो हमारी वैल्यू निकल गई। आसान क्वेश्चन है, ऐसे गेट में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। दैट टफ नहीं है, आसान है। आपको फॉर्मूला बता दी, ये जो फॉर्मूला है कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है, ये कहीं से बन कर नहीं आया है, जो लिखा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से ये बना है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ओके, आपने एक वर्ड सुना होगा न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड किसे कहते हैं? वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता हो। क्लियर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या, जो फॉर्मूले का जो फ्लूइड, जो भी फ्लूइड उस फॉर्मूले को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा, वो जो फ्लो होगा उस फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। याद रखना, एक्स्ट्रा टर्म है। तो क्या होता है फॉर्मूला? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं मैं। ये फॉर्मूला आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देगा। टाउ इज इक्वल टू म्यू dp अपॉन dv, यस, नहीं du अपॉन dy। कभी कभी भाई मैं भी भूल जाता हूँ, ठीक है।
इसको थोड़ा फॉर्मूला को ऐसे समझें, ये हमारा सरफेस है, क्लियर है, ये हमारा सरफेस है। जब फ्लूइड इस पे से मूव होता है, जब फ्लूइड मूव होगा तो जो सबसे पास वाला, इस सरफेस से जो सबसे पास वाला, बाउंड्री लेयर की बात करें, सबसे पास वाला फ्लूइड होता है, अगर देखा जाए तो उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है एज कम्पेयर टू उसके ऊपर वाले फ्लूइड के। क्लियर है? क्या समझ में आया? जो इस सरफेस के जो सबसे पास वाला फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी, क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में आ गया, जाहिर सी बात है कांटेक्ट में जो फ्लूइड का पहला लेयर आएगा उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो उस फ्लूइड से ऊपर का जो, उसके ऊपर का जो फ्लूइड उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, उसकी थोड़ी, उसकी थोड़ी, उसकी थोड़ी, सब एक दूसरे से रिलेटिव है। ठीक है, सब अगर नीचे वाला फ्लूइड रुक जाएगा एकदम तो सारे ऊपर वाले फ्लूइड रुक जाएंगे, बट थोड़ा आगे जाकर। ठीक है, तो ये था। तो अगर ये u है एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे, तो टाइम इज इक्वल टू t पे ये u प्लस du हो जाएगा, और इसी से जाकर ये फॉर्मूला हमारा बना हुआ है, ये फॉर्मूला इसी से जाकर हमारा बना हुआ है। वेयर du क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। ये क्या है हमारा? ये हमारा u है, ये हमारा y है। y मतलब यहाँ पे हाइट, चेंज इन हाइट, कितनी हाइट चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू u, और दिस इज द कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये था हमारा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड के, फ्लूइड स्टैटिक्स जो पहला टॉपिक है उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी बिकॉज ऑफ, मतलब आप नॉर्मली ग्लास की ही क्यों बात कर रहा है, आप किसी भी सरफेस पे जब आप मरकरी गिराते हो किसी भी सरफेस पे, तो आप देखोगे क्या कि मरकरी ऐसे सर्कुलर सर्कुलर शेप ले लेता है। ठीक है, ऐसे सर्कुलर सर्कुलर, क्यों भाई? ये सर्कुलर शेप, ये स्पेरिकल, नॉट अ सर्कुलर, इट्स स्पेरिकल शेप, ये स्पेरिकल शेप के कारण ये जो ग्लास का सरफेस है ये गीला नहीं होता। वेट मतलब क्या? गीला नहीं होता, बट यही आप पानी डालोगे तो ये पूरा का पूरा ग्लास सरफेस क्या होगा? वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? एडिशन, कोहेशन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचो। एक दो क्वेश्चन और करता हूँ, इस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस और क्लियर हो जाएं। क्यों हमारे जो बबल्स होते हैं वो स्पेरिकल शेप के होते हैं? क्यों हमारे बबल्स ही क्यों, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो स्पेरिकल शेप के होते हैं? क्यों स्क्वायर नहीं होते? रेक्टेंगल शेप के क्यों नहीं होते? स्पेरिकल शेप के क्यों होते हैं? और ऐसा क्या है हमारे प्लास्टिक या रेनकोट वाले जो मटेरियल, जब पानी जब उस पर गिरता है तो उसको गीला नहीं करता है? काफी अच्छे सुनो ना, शूज यार, इतनी शाइनिंग शूज हैं कि उसमें पानी डालो तो पानी चला जाता है, पानी गिरता है। ऐसा एक जो हमारे एक पेड़ आता है, पेड़ का कुछ पौधे को पत्ते जो हैं, उस पत्ते पे जब पानी गिरता है तो वो पत्ता गीला नहीं होता है, लीफ गीले नहीं होते उसमें। ठीक है, तो आप देखो क्यों स्पेरिकल शेप का होता है। तो देखिए जनरली क्या होता है, जो हमारे अगर आप ग्लास की मटेरियल की बात करें, ठीक है, ग्लास की बात करें और वाटर की बात करें, तो इनके बीच में देखो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनके बीच में कोहेशन और एडेशन का मतलब समझो। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी नहीं होगा ऑप्शन, ये तो बता दे रहा हूँ। एडिशन और कोहेशन में से कोई एक ऑप्शन होगा। देखो एडिशन क्या होता है यहाँ पे, एडिशन मॉलिक्यूल अपने खुद के वाटर के मॉलिक्यूल से और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग कहते हैं एडिशन, और वाटर के मॉलिक्यूल से दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्सेस है उनको कहते हैं हम कोहेशन। सेम मॉलिक्यूल के बीच के जो रिलेशन को कोहेशन, और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहते हैं हम एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी इस ग्लास वेट को इसलिए वेट नहीं कर पाता है बिकॉज ऑफ जो ग्लास का और जो मरकरी बॉल है इनके बीच, मरकरी बॉल का जो कोहेशन है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेशन है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेजन है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास के मॉलिक्यूल के कोहेजन में के मान। ठीक है,
क्योंकि मर्क्यूरी के जो कोहेजन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्लास या एज कम्पेयर टू आपके फर्श हो गए, मार्बल हो गए। इसलिए वो हमेशा क्या होता है, इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आता। जो एंगल बनता है जब ये टच होते हैं, जो एंगल हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है। थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा कभी भी बनेगा तो वो मॉलिक्यूल हमेशा स्पेरिकल शेप का रहेगा। कहीं भी आप उसको गिरा दो, अगर थीटा अगर सरफेस के बीच में और मॉलिक्यूल के किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में थीटा की वैल्यू, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री से सॉरी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा बनेगा तो वो मॉलिक्यूल्स हमेशा स्पेरिकल शेप का होगा। वो आपकी ज़मीन या फर्श को या किसी भी चीज़ को वेट नहीं करेगा। अब यही थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो गई, मतलब लेस देन 90 हो गई थीटा की वैल्यू, जैसे वाटर हो गया, वो आपके फर्श को गीला कर देगा। क्लियर है? तो ऑप्शन कोहेजन इज योर राइट आंसर। कोहेजन ज्यादा होने के कारण, मरकरी के खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण वो खुद ही में एक दूसरे को संभालने में लगे रहते हैं, दूसरा क्या उस पर रिएक्शन कर उससे मतलब ही नहीं। तो जब जमीन से जुड़ते हैं तो वो थीटा की जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री से ज्यादा बनता है। क्लियर है? जिसके कारण ये सर्कुलर शेप की भी रहते हैं और वो जमीन वेट नहीं करते, क्योंकि ये पूरा जब इस पर फैलेगा तब तो गीला करेगा ना। ये एंगल बनता है इधर से भी, तो बेचारा वो स्फेरिकल शेप का हो जाता है। ठीक है? तो क्वेश्चन इज योर राइट आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट जो फॉर्मूला मैं बताया था आपको उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला इसका क्वेश्चन कराया था, इसलिए सोचा एक क्वेश्चन करा दूं जो उस फॉर्मूले से रिलेटेड हो। कैसे करते हैं आपको आइडिया हो जाएगा। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट इज इतना। वेलोसिटी ये u मतलब क्या है, u इज अ वेलोसिटी। ठीक है? तो किसी एक फ्लैट प्लेट है, इस पे से फ्लूइड गुजर रहा है। ठीक है? तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो ऐसे 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 और ये वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी वैल्यू दिया है y अप ये। ठीक है? व्हाट इज द शियर स्ट्रेस वैल्यू? तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। ये फॉर्मूला अभी हम पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। एट y इज इक्वल टू 0, एट y इज इक्वल टू 0.15 मीटर पे, where the dynamic viscosity of fluid is 8.0 points। ये म्यू की वैल्यू दिया हुआ है 8 points। ठीक है? अब आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखो कैसे सॉल्व करता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। टाउ इज इक्वल टू म्यू 8 इंटू 10⁻⁻1 kg मीटर पर सेकेंड d अपॉन dy। u की जगह पे ये रख दोगे u माइनस वाई। क्लियर है? देयरफॉर 8 इंटू 10⁻⁻1, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस 2y आ जाएगा, और लिमिट लग जाएगा कितना, y इज इक्वल टू 0.15 पूछा है ना, 0 से 0.15 मीटर तक का। जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन u की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी हुई है, तो पूछा है एट हाइट y। एट हाइट y मतलब कहीं यहाँ कहीं एट हाइट y क्या होगी, एट दैट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी शियर स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है? ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है? तो इतना कर लिए। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0.15, वो तो पुट होगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू 1। ठीक है? ये 0 हो जाएगा इंटू 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.56 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है? 0.56। क्लियर है? कैसे मैंने किया, u की वैल्यू दिया है, मैंने यहाँ पे u की वैल्यू पुट किया, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, पॉइस को मैंने kg अपॉन मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 10⁻⁻1 कर दिया। इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो y का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y।
लिमिट कहाँ है, y पूछा है कहाँ 0.15 से, तो नीचे का पोर्शन तो 0 होगा, यहाँ से वाई हाइट पे पूछा है 0 से 1 इतना, लिमिट पुट करोगे ये लिमिट y की जगह पे आ जाएगा, लिख दिया, फिर जब लिमिट 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे पूरे को 0.56, ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके क्वेश्चन 9 देखते हैं। 1 poise इज इक्विवेलेंट टू 1 kg per meter hours, 1 gram per centimeter seconds, 98 dyne per second, 68 kg seconds upon meter square। कौन सा ऑप्शन सही है 1 poise के लिए? अभी इससे पहले ही क्वेश्चन कराए थे, आप तो टिक मार भी लिए होगे अभी तक। जनरली जो poise है वो जो t इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy लिखते हो ना, इस म्यू की SI यूनिट है। इस म्यू मतलब विस्कोसिटी की यूनिट है। ठीक है, दैट्स इज पॉइस इज विस्कोसिटी का यूनिट है। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड में 10 पॉइस होता है। ठीक है, तो एक पॉइस में 10 पावर -1 kg मीटर सेकेंड्स हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 1 पॉइस पूछा है ना, 1 पॉइस इज इक्वल टू 10 पावर -1 को 0.1 kg मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। 1 पॉइस कितना लिख लिए? कहीं ऑप्शन है? नहीं दिख रहा है। अब 0.1 kg पर मीटर पर सेकेंड को 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, तो 1 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन बताइए, द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइस इज गिवन बाय। कैपिलरी राइस और कैपिलरी राइस वाटर के केस में होता है और कैपिलरी फॉल मर्क्यूरी के केस में होता है। ठीक है, मैं 2-3 चीजें हिंट इसमें क्वेश्चन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब हम वाटर लेते हैं तो जो ये ऐसा शेप बनता है, कॉनकेव शेप। वाटर जब लेते हैं और उसमें हम ट्यूब डालते हैं तो ऐसा कॉनकेव शेप बनता है। ठीक है, और ये देखो इस वाटर के लेवल से ये हाइट है, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइस वाटर के केस में। क्लियर है? अब यही हम मर्क्यूरी लें अगर, ये ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, ये ऐसा शेप बनाएगा, तो सरफेस से ये हाइट, इसको कहते हैं, ये मर्क्यूरी के केस में, क्लियर है? ऐसा होता है, कैपिलरी राइस होता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी कैपिलरी फॉल। कैपिलरी फॉल डाउन, कैपिलरी राइस। वाटर के केस में कैपिलरी राइस होता है और मरकरी के केस में कैपिलरी फॉल होता है। तो जो हमारे पेड़ पौधा हैं, जो भी पेड़ पौधा होते हैं, तो जमीन से कैसे वो पानी ऊपर की ओर लेते हैं? ये पेड़ है, ये वाटर है, जमीन में वाटर है, ये वाटर ऊपर की तरफ कैसे मूव करता है? भाई ग्रेविटी तो नीचे है ना, जाहिर सी बात है, साइड जो हमारा ग्रेविटी रूल है उसके अकॉर्डिंग तो वाटर को नीचे आना चाहिए। तो यहाँ वाटर क्यों ग्रेविटी रूल को तोड़ के ऊपर की ओर जा रहा है? इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैपिलरी राइज। ये वाटर पेड़ कैसे ऊपर की तरफ जाता है? विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यूज। इनके में जाइलम टिश्यूज होते हैं, वो टिश्यूज इस कैपिलरी की तरह काम करते हैं। उसी जाइलम टिश्यूज में पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। क्या रीजन है इसके ऊपर जाने का? सेम टू सेम, यहाँ पे जो वाटर का कोहेसन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू ये ग्लास।
इसलिए ये कैपिलरी राइस हो रहा है। यहाँ पे मरकरी का कोहेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोहेजन बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल और ग्लास मॉलिक्यूल। ग्लास और मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोहेशन कम है, और मरकरी के खुद के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोहेजन ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे की ओर आता है, ना कि ऊपर की ओर जाता है। बट इन दैट केस मरकरी और ग्लास के बीच में जो कोहेजन लगेगा, कोहेजन फोर्स लगेगा, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू खुद के वाटर के मॉलिक्यूल के कोहेजन के कंपेयर में, इसलिए यहाँ पे पानी ऊपर की ओर जा रहा है। सेम पेड़ पौधे में भी यही केस होता है राइस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? ये सब तो ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा? कैपिलरी राइस का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ। ये कुछ एंगल बना रहा है, ये स्ट्रेस थीटा, तो इस पर सरफेस टेंशन लगेगा, तो जो भी सरफेस टेंशन इनके ऊपर लगेगा वो डायरेक्ट किसके इक्वल होगा? इस कैपिलरी के वेट के इक्वल, कैपिलरी के ना। तो ये जो कर्व सरफेस, ये सरफेस है, ये सरफेस पे जो दिस इज स्ट्रेस थीटा बना रहा है, इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट आएगा। ये हो जाएगा रो साइन थीटा, थीटा इसने इससे बनाया है ना, तो ये हो जाएगा रो कॉस थीटा। तो ये जो इस सरफेस पे जो ये स्ट्रेस लग रहा है, सरफेस टेंशन जो है, इसके कारण जो स्ट्रेस लगा, क्या होगा? रो कॉस थीटा इनटू इसकी जो एरिया है, एरिया पाई डी, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस वाटर था ना, यहाँ से यहाँ तक राइज हुआ है, ये हाइट इसका और ये, तभी तो बैलेंस होगा। तो इसकी वेट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? स्पेरिकल, ये सिलेंड्रिकल है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू, अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, वेट के इक्वल हो जाएगा, वेट ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वेट क्या होता है? एम जी। मास क्या होता है? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, विच इज इक्वल टू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ कॉलम इंटू हाइट इंटू जी हो जाएगा। तो एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी। ठीक है, ये पाई डी, पाई और एक डी कट गया, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? रो कॉस थीटा, एच की वैल्यू रो जी इधर आ जाएगा। ओके ठीक है, 4 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 4 रो कॉस थीटा, रो जी नीचे आ जाएगा, रो जी। ठीक है, सही है ये? हाँ अच्छा, एक डी भी यहाँ पे एक डी भी बचेगा, तो डी। तो ऐसे आपका ये हो गया कैपिलरी राइस का फॉर्मूला। कैपिलरी राइस का कितना राइस, ये हाइट कितना है, ये फॉर्मूला की हेल्प से निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये वाटर के केस में होता है, जैसे कि मैंने बताया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कैपिलरी फॉल के लिए भी बताइए। कैपिलरी फॉल के लिए भी सेम फॉर्मूला आएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा। ठीक है, बस उसका डेरिवेशन करने का टेक्निक अलग होगा। तो आज का टेक्निकल क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, आज का जीके क्वेश्चन ये है कि जो बाय अपनी जो होम मिनिस्ट्री है उनके थ्रू एक न्यू अवार्ड की घोषणा की गई है, आपसे वो दिया जाएगा। जैसे हमारा पद्माश्री अवार्ड होता है और जितने सारे अवार्ड वगैरह हैं, ठीक है। तो वैसे ही एक नया इंट्रोड्यूस कराया गया है बाय द होम मिनिस्ट्री। उसका नाम है, पुरस्कार का नाम सरदार पटेल नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड। ठीक है, इसको हिंदी में एक बोलते हैं सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। ठीक है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार नया ये अब दिया जाएगा। तो यही था आज का ये क्वेश्चन कि होम मिनिस्ट्री के थ्रू एक नया अवार्ड घोषणा किया गया है। उस अवार्ड का नाम क्या है? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का एक मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है उसका एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वैसे तो कोई ट्रिक वगैरह इसका नहीं होता, आपको दम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी जाके सॉल्व होता है। बहुत आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है चिंता करने की, बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अदर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो ऐसे 2 मैट्रिक्स बॉक्स बना के दे देंगे। अब ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 × 6 की मैट्रिक्स हैं।
6 इंटू 6 की 6 कॉलम 6 रो, क्लियर है, 6 कॉलम 6 रो की आपकी मैट्रिक्स दी हुई है। अब देखो फाइंड द कोड ऑफ डोर, तो इसमें डोर के लिए कोड फाइंड करना है, ठीक है। तो डोर के लिए कोड फाइंड करना है, ओके। तो एक तरीके से आप ये काम कर सकते हो, दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप ये ऑप्शन को देखकर सॉल्व कर सकते हो, या तो एक काम करो आप इसको देखकर इसमें से इसका नंबर ढूंढो, जैसे नंबर लिखा है ना ऐसा नंबर ढूंढो। पहले मैं पहला तरीका बता रहा हूँ। चलो वैसे सबका चेक करने की जरूरत नहीं है, सबको चेक करना पड़ता है, अगर ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो सबको चेक करना पड़ेगा, क्लियर है। तो रैंडमली किसी का चेक करना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है रैंडमली में भी चारों का चेक करना पड़ता है, कभी कभी हमने इसका पहले चेक किया, इसका चेक किया, पता चला ये इसका चेक किया तो ये आंसर हो गया, क्लियर है। रैंडमली हम सबसे पहले इसका चेक करते हैं, 69, तो इधर देखो ये 6 ये 9, क्या लिखा है डी, चलो पहला तो सही है। 44 दूसरा भी सही है। 22 और ये 0, ये भी सही है भाई, 3 वर्ड तो मिल गया। आर के लिए देखना है 43 एफ आ गया, तो ऑप्शन 1 इज योर रॉन्ग आंसर, ठीक है। चलिए अब हम इसको देखते हैं, ऐसे रैंडमली चेक करना है। 57 डी, 13 1 3 ओ, 32 ओ, 23 आर। डोर मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। चलो ये तो रैंडमली मिल गया हमको। कभी कभी क्या होता है रैंडमली में भी हमको चेक करना पड़ जाता है, इसका किया ये भी गलत, इसका किया ये भी गलत, इसका किया रैंडमली ये भी गलत, इसका निकला। 3 जब गलत होगा चौथा सही होगा, चौथा करने की जरूरत नहीं है। या तो रैंडमली में आप क्या पता है डायरेक्ट आप इसी को उठाएं और सही निकल गया, क्लियर है। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप इसके थ्रू जाइए, डी के लिए क्या कोड, अच्छा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप इसके थ्रू जाओगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। रीजन क्या है मैं बता दे रहा हूँ, काफी लोग बोलेंगे सर करने की कोशिश करते हैं। देखो डी के लिए ना, ये देखो एक तो डी ये रहा, 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 एक तो डी ये रहा। कौन से डी के लिए नंबर लिखोगे आप, परेशान हो जाओगे। तो ऑप्शन से जाना सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्यों ऑप्शन से हम जाएंगे, आपको पता चल गया, डायरेक्ट वर्ड कोई हम नहीं ढूंढने बैठेंगे, देखो इतने सारे हैं तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। तो हमेशा आपको 2 मैट्रिक्स मिलेंगे। अभी तो ये नंबर अल्फाबेट में दे दिया, कभी कभी ऐसे मैट्रिक्स बना देगा, ठीक है। स्टार, $, #0, ठीक है, दिस, रुपीज, ऐसा कोड बना के पूछ देगा। तो ये दो किसी भी क्वेश्चन के लिए 2 मैट्रिक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। जल्द ही मैं रीजनिंग के भी क्लासेस चालू करूंगा, जो भी इंजीनियरिंग लेवल के हमारे जेई हो गया, एसएससी जेई